गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्ले शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। जैसे आज हम करेंगे क्लास +1 का इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। हिंदी में अर्थशास्त्र की अवधारणा और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। इससे पहले हम पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन कर चुके थे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि निवेश, उपभोग जिसको बोलते हैं, बचत, ये सब हम कर चुके थे। ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर को डिटेल में हम करने वाले हैं, इसलिए आप प्लीज पूरी वीडियो ध्यान से देखें। और साथ साथ में हमें अगर कुछ आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आता तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट ही कंसेप्ट है हमारा कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले तो देखते हैं हम उसमें कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर, उपभोक्ता, कंजप्शन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इन सबको जब डिस्कस करेंगे तब हम मेन कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारी इकोनॉमिक्स है क्या। तो सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर क्या होता है। तो जब हम कोई चीज यूज करते हैं, मतलब कोई भी मनुष्य है कोई भी चीज यूज कर रहा है, तो उसको वो क्या मिल रहा है, उसको संतुष्टि मिल रही है। जैसे मार्कर है, मार्कर से मैं लिख रही हूँ, बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, उसकी उपभोक्ता हूँ। क्या हूँ मैं, उसकी उपभोक्ता, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, उसका यूज कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उपभोग। अब उपभोग क्या हो गया कि जिस चीज को मैं यूज कर रही हूँ, कैसे यूज कर रही हूँ, कितने तरीके से उसको यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, उपभोग कर रही हूँ, उसका कंजप्शन कर रही हूँ, उसका प्रयोग कर रही हूँ, जिससे मुझे संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, जैसे हमने बात करी उपभोक्ता और उपभोग में कि मैंने कोई चीज ली, मैंने उसका उपभोग करा, और किसने उपभोग करा, जैसे मेरे पास पेन है, ठीक है, और पेन का एक स्टूडेंट यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो क्या है, हमारा कंज्यूमर है। क्या है, हमारा कंज्यूमर है। और जो पेन है वो क्या हमारे क्या कर रहे हैं, उसका हम यूज कर रहे हैं, पेन का क्या कर रहे हैं, यूज। तो हम वो क्या है, उपभोग करना उसका। ठीक है, सेम अगर हम बात करें कि उत्पादक और उत्पादन, दो चीज है, उत्पादक और उत्पादन। तो जैसे हम उत्पादक की बात करें कि प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन, ठीक है, तो हम यहाँ पेन का यूज कर रहे थे, तो पेन क्या है, वो हमारा उत्पादन है। ठीक है, क्या है, पेन हमारा उत्पादन है। और क्या उत्पाद कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे पास उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्लियर कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर और उत्पादन। ठीक है, जैसे एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं हम। जो फार्मर हम काउंट करेंगे, क्या है, हमारे पास एक फार्मर है, वो क्या लगा रहा है, वीट लगा रहा है, मतलब गेहूं लगा रहा है या राइस लगा रहा है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है। तो जो फार्मर है वो हमारा प्रोड्यूसर है। ठीक है, मतलब हमारा उत्पादक है। और क्या उत्पादन कर रहा है, तो वो गेहूं उत्पादन कर रहा है या चावल उत्पादन कर रहा है। स्टार्ट करें अगला कि हमारे पास सेविंग और निवेश, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब जब हमने उपभोग और उपभोक्ता की बात कर रहे थे, अगर हम किसी चीज को उपभोग करते हैं, किसी चीज को हम लेते हैं अपने लिए, तो हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, जब हम सेविंग की बात करते हैं, सपोज हम मान लेते हैं हमारी जो इनकम है वो 1000 है। ठीक है, तो उसमें से हमने 800 जो है वो खर्च कर दिए। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, ये भी होते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। तो 800 हमने क्या कर दिए, उपभोग पे खर्च कर दिए। मतलब वो राशि जिसको हमने उपभोग पे खर्च नहीं करते, उसको कहते हैं सेविंग। ठीक है, कि 8,800 रुपए थे, वो मैंने उपभोग पे खत्म कर दिए, कोई भी चीज ले ली जिसकी मुझे जरूरत थी, और मैंने 200 रुपए थे वो खर्च नहीं करे। मतलब ऐसी राशि जिसको हमने क्या करा, 200 रुपए उपभोग पे खर्च नहीं करे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सेविंग। क्या कहलाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं निवेश। तो निवेश क्या होती है कि हमारी इनकम की वो राशि जिसको हम किसी परिसंपत्ति या किसी पे भी हम खर्च कर दें, जिससे हमें ये पता हो कि इन फ्यूचर उससे हमें इनकम होगी। जैसे मैंने क्या करा, मेरे पास जैसे 1000 इनकम थी, तो मैंने क्या करा उससे, या 10,000 थी, कितनी भी थी ले लेते हैं, तो उससे मैंने क्या करा कि एक मैंने मशीन खरीद ली। ठीक है, चाहे वो सिलाई मशीन हो सकती है, सिलाई मशीन खरीद ली वो मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैंने किसी को चलाने के लिए दे दिया, तो उससे वो क्या कर रहा है, कपड़े सिल रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मुझे इन फ्यूचर जाके, अभी नहीं इन फ्यूचर जाके क्या होगा, मुझसे उससे इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी, तो मतलब मशीन हमारे लिए क्या है, परिसंपत्ति है, एसेट है। तो उस पे क्या कर रहे हैं हम, जो खर्च कर रहे हैं, और हमें फ्यूचर में जाके क्या होगी, हमें उससे
इनकम जनरेट होगी तो उसको बोलते हैं हम निवेश। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे अगला जो कंसेप्ट था हमारा इसमें लास्ट, वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी जो डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होती। एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर स्टार्ट हो जाती है। पहले ही अगर एक हम स्टार्ट करते हैं दूसरी तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो मतलब कभी खत्म ना होने वाली हैं, जो फिर ठीक है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन ही है, जो इसको बोलते हैं विकल्प, कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और हमारी जो डिजायर है वो बहुत सारी हैं, ठीक है। इनको फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज मतलब संसाधन हैं, वो लिमिटेड हैं। कैसे हैं वो? लिमिटेड। तो अब लिमिटेड संसाधनों से हमें जो व्यक्तियों की जो जरूरतें हैं वो पूरी किस तरह करनी है, किस तरह उनका उपभोग करना है, किस तरह उनका वितरण करना है, इन सबको जो हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। आई होप आपको एक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स समझ आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उपभोक्ता क्या है, उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादक क्या है, बचत क्या है, सेविंग क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। तो इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम यही देखते हैं कि जो संसाधन है वो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उनका यूज किस तरह करना है ताकि प्रॉपर लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो वो हमारा है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो इसी के साथ जैसे हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स करा था, उसी का एक कंसेप्ट और है जो आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है और आर्थिक समस्या क्या है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में बोला कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। कैसे हैं वो? लिमिटेड हैं, बट उनके जो यूजेस हैं, मतलब जो इंसान की डिजायर है वो अनलिमिटेड है। तो हमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारे पास है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्सिटी मतलब दुर्लभ है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन बहुत है, मतलब विकल्प बहुत है हर चीज की, ठीक है। अब कैसे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है। जैसे हमने बोला मेरे पास एक लैंड का टुकड़ा है, लैंड है कितनी हो सकती है? 5 एकड़ 1 एकड़ जो भी है। अब मेरे पास क्या है? विकल्प बहुत सारे हैं, मतलब मैं इसको क्या कर सकती हूँ? रेंट पे दे सकती हूँ, खेती कर सकती हूँ इस पे, ठीक है, और उसके बाद कोई फैक्ट्री वगैरह बना सकती हूँ। तो मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, लेकिन उनके जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। जब हम यही देखते हैं कि जो संसाधन हैं वो दुर्लभ हैं और उनके विकल्प बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या राइज होती है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम यूज होती है, आर्थिक समस्या यूज होती है, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र के घटक। अब इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमारी उपभोग, जैसे हम पहले पढ़ चुके थे, उत्पादन और वितरण, इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कंजप्शन की। अब कंजप्शन में हम 2 चीज पढ़ेंगे यहाँ उपभोग में, एक उपभोग और एक उपभोक्ता, ठीक है। तो उपभोक्ता क्या होता है? हमारे पास जो क्रेता की बात कर ले, जो चीज खरीद रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मार्कर यूज लेकर आई, तो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, तो मैं उपभोक्ता हूँ और उसका मैं उपभोग कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इसको स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वही है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लेकिन उनके यूजेस क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमारी जो डिजायर है वो भी बहुत ज्यादा है। तो उनको हम किस तरह उपभोग करना है, किस तरह उनको खरीदना है, उसमें पढ़ेंगे। और एक चीज और पढ़ेंगे इसमें हम, जिसको हम बात करते हैं, बाद में बताएंगे क्या है। तो हम इसे पढ़ेंगे एक डिमांड और एक हमारे पास की हम डिमांड कितनी है और प्राइस कितना है, ठीक है। तो वैसे थ्योरी और डिमांड का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है कि अगर मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास प्राइस 5 रुपए है, ठीक है, तो मैं एक आइसक्रीम खरीद रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास प्राइस 10 रुपए हो गया तो मैं क्या खरीदूंगी कि यहाँ पे मैं हो सकता है हाफ आइसक्रीम लूं, या हाफ भी, चलो यहाँ पे 2 से ले लेती हूँ कि अगर मेरे पास 5 रुपए प्राइस है तो मैं 2 आइसक्रीम खरीद रही हूँ, प्राइस 10 रुपए हो गया। बट यहाँ पे कंसेप्ट है कि मेरी जो इनकम है वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 5 रुपए प्राइस में मैंने 2 आइसक्रीम खरीदे क्योंकि मुझे सस्ती पड़ रही थी, फिर प्राइस 10 रुपए हो गया, अब मैं क्या करूंगी? एक आइसक्रीम खरीदूंगी, ठीक है। सेम इसका उल्टा भी होगा कि पहले प्राइस 10 रुपए था तो मैं एक आइसक्रीम खरीद रही थी, फिर 5 रुपए हो गया, फिर मैंने 2 आइसक्रीम खरीद ली।
तो ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं एक उपभोक्ता हूँ, एक कंज्यूमर हूँ, तो मैं मार्केट में जाके किस तरह बिहेव करूंगी, तो उस बिहेवियर को इन्होंने क्या नाम दिया है, उपभोग सिद्धांत है। क्या है? उपभोग सिद्धांत। नेक्स्ट अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो हमारा है उत्पादन या प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में भी हमारी सेम चीज होती है कि जैसे एक कंज्यूमर बिहेव करता है वैसे ही जो उत्पादक है, मतलब जो कोई चीज को बना रहा है, जैसे हमने फार्मर की बात करी थी, अब उनसे फार्मर ने लेके एक इंडस्ट्री का मालिक की बात करें तो वो कब प्रोडक्शन करेगा? जब उसको प्राइस ज्यादा मिलेगा, मतलब जब उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम कि हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है। कि जैसे मैंने बात करा, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। तो अब 10,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट करी, उसमें से मैंने 6,000 लिख लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो 6,000 मैंने क्या करा, अपने कर्मचारियों को दे दिया, मतलब जो मालिक है फैक्ट्री का उसने अपने कर्मचारियों को दे दिया। रॉ मटेरियल खरीद लिया, उस पर एडवर्टीजमेंट देनी थी वो दे दी, मतलब सारे बाकी खर्चे निकालने के बाद जो उसको बच रहा है, यहाँ पे जो 4,000 रुपए बच रहा है, दैट इज प्रॉफिट। मतलब बाकी सारी चीजें निकाल दी उसने, तो जो उसको मालिक को खुद बचा है वो हमारा प्रॉफिट है। तो जब प्रोडक्शन की मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं, उनको कैसे यूज करना है, उनकी कीमतें कैसे उनको इंक्रीज में लेकर आनी है। तो अगर उसको प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो जो एक प्रोड्यूसर है वो ज्यादा उत्पादन करेगा। अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेगा। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करें वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये जानते हैं कि अगर हम बात करें कि सबको इनकम कैसे मिलती है ना, जितने भी हमारे आसपास काम करने वाले हैं उनको इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसमें हम बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर अभी बताया था कि हमारा कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसको अगर इकोनॉमिक्स से बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, हिंदी में उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, हमारे पास एजेंट के तौर पे हमारे 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले लैंड, जिसको भूमि बोलते हैं, लेबर जिसको मजदूर बोलते हैं, कैपिटल जिसको पूंजी बोलते हैं, और एंटरप्रेन्योर मतलब जिसको उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन चारों को मिलाकर ही हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या जरूरत है, एक लैंड की जरूरत है, फिर उस पर हमें मजदूरों की जरूरत है, फिर हमें उस पर मशीन वगैरह की भी जरूरत है, कैपिटल वगैरह, फिर एक जो रिस्क लेने को तैयार है, कि जो कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको रिस्क लेने को बियर कर रहा है, कि जिसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। तो हम इनको इनकम कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अब हमें प्रॉफिट पे आना है। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर उसको प्रॉफिट कैसे होता है, तो हम लैंड को तो दे देते हैं रेंट, मतलब किराया दे देते हैं। उसके बाद लेबर को हम उनकी तनख्वाह दे देते हैं, कैपिटल को हम उसका ब्याज दे देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को उसको हम प्रॉफिट दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या थी, सपोज 1,000 रुपए थे या 10,000 रुपए थे, जितने भी हम अज्यूम कर लेते हैं। तो इनको जब हमने जो पैसे थे वो बांट दिए, किस किस के रूप में, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। तो उस कंसेप्ट को ही बोलते हैं वितरण। और जब हम ये सब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कि इकोनॉमिक्स हमारी 2 तरह की है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो में हम अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की, तो इसमें क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज देखें, क्या देखें, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी देखें, उनकी प्रॉब्लम देखें, रिसोर्सेज के बारे में बात करें, प्रॉफिट के बारे में बात करें। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक इंसान, एक फैक्ट्री, एक को लेके चलते हैं, मतलब छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वही चीजें हम लार्ज नंबर पे लेके चलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, हम पूरी एक, जैसे फैक्ट्री होती है हमारे पास, ठीक है, क्या होती है, एक फैक्ट्री हो रही है। अब फैक्ट्री के अंदर अलग अलग फर्म्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, अलग अलग फर्म होती हैं। जैसे कमीज की फैक्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, कमीज की फैक्ट्री है। अब कमीज में एक ही आदमी सारे काम नहीं करता है, या एक ही फर्म सारे काम नहीं करता है। कोई कपड़ा बना रहा है तो उसकी अलग फर्म होती है, कोई इसको स्टिचिंग कर रहा है तो उसकी अलग फर्म होती है, कोई इसमें बटन लगा रहा है तो उसकी वो अलग फर्म होती है, कोई इसको पैक कर रहा है वो अलग फर्म होती है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी फर्म्स होती हैं। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक फर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समष्टि की बात करें तो हम पूरी फैक्ट्री और लार्ज, मतलब ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, प्रोडक्शन, कंज्यूमर,
डिमांड, जब हम सिर्फ एक सिंगल को लेके मतलब एक यूनिट को लेके हम जो स्टडी करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन जब हम उसको लार्ज नंबर पे स्टडी करते हैं तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। चलो हमने अभी तक हमने जैसे बात करी थी कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और स्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम कमेंट बॉक्स में। और बात करते हैं सेकंड चीज सांख्यिकी। अब सांख्यिकी क्या होती है? अगर हम किसी भी नॉर्मल बच्चे से या 10th क्लास तक के बच्चों से पूछें, ठीक है, अब आप बोलोगे मैं बार बार 10th क्लास में क्यों आ जाती हूँ, क्योंकि 10th क्लास के बाद जो हमारी स्टडी है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर उनसे स्टैटिक्स पूछें कि क्या होती है, वैसे तो हमारे मैथ में 14 चैप्टर है स्टैटिक्स का, तो बच्चे सिर्फ मीन मोड मीडियन को स्टैटिक्स समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैटिक्स एक वास्ट कंसेप्ट है। तो अगर हम स्टैटिक्स की बात पूछें तो कई बच्चे ऐसे बोल देंगे कि मैम नंबर ऑफ डाटा जो है वो हमारा स्टैटिक्स है, लेकिन नहीं। जब हम स्टैटिक्स की बात करें इन इकोनॉमिक्स वो भी स्पेशली, तो जो स्टैटिक्स है वो क्या है कि एक ऐसे नंबर है, एक ऐसे ग्रुप है जो क्वांटिटी लेवल पे होते हैं। मतलब इसमें हम मात्रात्मक चीजों की बात करते हैं, गुणात्मक चीजों की बात नहीं करते हैं। जैसे मैंने पूछा कोई बच्चा है राम श्याम, वो बहुत ईमानदार है, एक बहुत शरारती है, तो हम ऐसे डाटा को हम स्टैटिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है। मतलब वो डाटा जिससे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सके, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल और बात करते हैं, जैसे मैंने बोला गाय के 4 पैर है, तो ठीक है गाय के 4 पैर है, ठीक है। लेकिन वही मैंने बोला कि एक बच्चे के पास 10 रुपए, दूसरे के पास 30 रुपए, अगले के पास 40 रुपए, अगले के 20 रुपए हैं। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि गाय के 4 पैर हैं, तो मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, वो तो 4 पैर है ही। लेकिन मैंने बच्चों की बात करी क्योंकि हम पैसे हैं डिफरेंट क्वांटिटी के, तो एवरेज पैसे कितने हैं या ज्यादातर पैसे कितने हैं, जब मैं इसमें ये कंपैरिजन कर सकूं एक चीज से, तो वो हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो स्टैटिक्स है, अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर हमारा स्टैटिक्स नहीं है जिसमें हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए, वो हमारा स्टैटिक्स होता है। तो स्टैटिक्स जो है वो हमारे पास 2 तरीके का है कि सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। बहुवचन को हम रुक के डिस्कस करते हैं, पहले हम बात करते हैं एक वचन पे कि एक वचन क्या होता है। बच्चे जैसे हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, जैसे डाटा हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी वैसे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ जस्ट समझ लो कि हमारे पास जैसे डाटा है उसको हमने अरेंज कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक क्लास थी, उसमें 20 बच्चे थे, ठीक है, 20 बच्चों के कुछ मार्क्स आए, आउट ऑफ 10 5 4 3 2 10 9 11 सॉरी 8 7 6 5 4 3 2 1, किसी के 0 भी आ गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ बच्चे थे, ठीक है। अब मैं काउंटिंग कर रही हूँ कि पूरे 20 थे, सपोज मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बताया। अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास एक डाटा कलेक्ट करा मैंने बच्चों से कि उनके टेस्ट में मार्क्स कितने आए। तो मैंने क्या बोला, इस पे अभी मेरे पास ये रॉ डाटा है, ठीक है, याद रखना कि हमारे पास क्या है, ये रॉ डाटा है। तो मैं क्या करूंगी, इसको अभी अरेंज करूंगी, हो सकता है मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, ठीक है, या मैं इसका क्लास इंटरवल बना के यूज करूं, ठीक है। तो मतलब एक ऐसे आंकड़े, ऐसा डाटा जब मैं उसको अरेंजमेंट कर दूं या ग्राफ से, जब मैं इसको ग्राफ से शो करूंगी, तो जैसे मैंने बार ग्राफ, हमारे पास दंडालेख होता है जिसको बार ग्राफ बोलते हैं, हिस्टोग्राम होता है, ये हम कंसेप्ट करेंगे सारे, सिर्फ अभी जस्ट समझ लो, ठीक है। पाई चार्ट के थ्रू शो करते हैं। तो हमने मतलब क्या करा, जब हम डाटा को हम अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्थीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हमारा होता है एक वचन स्टैटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लूरल या बहुवचन सांख्यिकी क्या होता है। स्टैटिक्स में लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, कि सांख्यिकी। तो बहुवचन सांख्यिकी या प्लूरल सांख्यिकी में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास जैसे 100 रुपए है, ठीक है, क्या है मेरे पास 100 रुपए, तो उसको तो मैं सांख्यिकी बोलूंगी ही नहीं, वो मेरा सिर्फ एक क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो बहुवचन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें अपने सोसाइटी में या हमें अपने इलाके में कुछ पूछना है, जैसे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कितनी एज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने प्राइवेट जॉब में हैं, जब उन सबका डाटा कलेक्ट करूंगी तो वो हमारे पास सांख्यिकी तो है, लेकिन वो लार्ज नंबर की सांख्यिकी इकट्ठा कर रही हूँ ना मैं, तो वो क्या है, मेरा बहुवचन है। क्या है, मेरा बहुवचन। तो जैसे हम स्टैटिक्स का कर रहे हैं, तो स्टैटिक्स में हम अगर बात करें नेक्स्ट की, तो हम इसमें बात करते हैं कि फीचर क्या होंगे, कि हम कैसे डाटा को हम स्टैटिक्स कहेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सांख्यिकी की विशेषताएं भी आ सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्य का समूह। एक नंबर को हम डाटा नहीं कहेंगे, हमारे पास कुछ क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ डाटा होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, उनके जो हमारे पास पूरा एग्रीगेट है, जो समूह है, उसको हम क्या कहेंगे,
कि स्टैटिक्स, क्या कहेंगे उसको, स्टैटिक्स। नेक्स्ट, संख्याओं में व्यक्त होना चाहिए। मैंने पहले आपको कहा था कि स्टैटिक्स हमारी क्या होती है, न्यूमेरिकली बेस्ड होती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई बच्चा ईमानदार है, कोई खराब है, कोई नालायक है, कोई इंटेलिजेंट है, ऐसे हम तथ्य को हम स्टैटिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते नंबरों में, ठीक है, कि कोई बच्चा 10 तक इंटेलिजेंट है या 20 तक इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो हम ऐसी चीजों को स्टैटिक्स नहीं कहेंगे। तो जो हम सिर्फ नंबरों में है, वो भी ग्रुप में है, जिसका हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो वो हमारा स्टैटिक्स है। उसके बाद अनेक कारण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उसके पीछे मल्टीपल कॉजेस होने चाहिए, कि अगर हम कोई एक कॉजेस को निकाल दे तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा नहीं होने चाहिए। उसके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्राइस और डिमांड के बारे में बताया था कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्राइस कम होने के, कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है या हमारे पास वेजेस मजदूरों की ज्यादा हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होने चाहिए। फोर्थ, अगर हम बात करें तुलनात्मक, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कंपैरिजन कैसे करने हैं कि हमने दो क्लास हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के बच्चों का टेस्ट लिया, उनके एवरेज मार्क्स कुछ और आए हैं, सेक्शन बी के बच्चों का मार्क्स लिया, उनके एवरेज मार्क्स कुछ और आए हैं, तो हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो कंपैरिजन है, तो वो स्टैटिक्स है। नेक्स्ट, पूर्ण निश्चित उद्देश्य। हम कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे, क्योंकि हम डाटा तभी कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है, अभी हमें देखना है कि हमारे क्लास में कितने बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, कितने एवरेज हैं, कितने बिलो एवरेज हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास पॉलिसी वगैरह भी बनती है गवर्नमेंट की, तो क्या होते हैं कि पूर्ण निश्चित उद्देश्य होते हैं कि हम उसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे, तो वो क्या है, हमारा स्टैटिक्स का एक फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल, फिर हम करेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, मतलब सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं हम कब करते हैं, कि हमने डाटा कलेक्ट करा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सारे इसमें हम पढ़ेंगे। तो स्टेजेस हमारे पास 5 हैं स्टेज। सबसे पहले जैसे हमारे पास बात करें कलेक्टिव ऑफ डाटा, हम कहीं अनुसंधान क्षेत्र गए, इन्वेस्टिगेटर एरिया में गए, हमने वहां से डाटा लिया, तो हमने क्या करा, उसको कलेक्ट करा, पहला, ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब उसको व्यवस्थीकरण करेंगे, जो मतलब काफी जगह में फैला हुआ था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास का, कि क्लास के बच्चों के हमने मार्क्स लिख लिए, उसके बाद में उसको टैली मार्क्स से या फ्रीक्वेंसी टेबल से जब उसको अरेंज करूंगी तो उसको बोलते हैं व्यवस्थीकरण। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जब करेंगे, इसको प्रस्तुतिकरण हम बार ग्राफ से कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से कर सकते हैं, पॉलीगन से कर सकते हैं, पाई चार्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा प्रस्तुतिकरण हो गया। सेम एनालिसिस ऑफ डाटा की जब बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम बात करते हैं कि हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो कंक्लूजन से जो पहले की स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं, इसमें हम मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, ठीक है, मीडियन निकालते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, वो जो सारी हमारा कंसेप्ट है, आगे करेंगे, आगे चैप्टर है, 9 या 10 चैप्टर है आपका। तो एनालिसिस ऑफ उसमें डाटा करते हैं, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हम किस कंक्लूजन पे फाइनली पहुंचे, तो वो हमारा होता है निर्वचन। जैसे हमने करा भी कि स्टैटिक स्टडी हमने पढ़ी थी, सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलो एक कंसेप्ट है आपकी सिलेबस में, फिर भी बात कर लेते हैं कि सांख्यिकी उपकरण क्या है। हमने बात करें इसके हमारे 5 थे, ठीक है, तो 5वां मैंने लिखा नहीं है, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो स्टेजेस हमारे स्टेजेस कितने थे हमारे पास, स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। इनको ऐसे ही आपको लर्न करना है कि कलेक्शन ऑफ डाटा पहले ही आएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा आप लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा आप कैसे करोगे, स्टडी कर रहे हैं, और टूल कौन से मेन, तो हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, टूल। तो कंसेप्ट कलेक्शन ऑफ डाटा में आप क्या करोगे, एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपलिंग। अब सेंसस क्या होता है और सैंपलिंग क्या होता है, कि आप फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट करना है, तो किस मेथड से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो 2 ही मेथड है हमारे पास, एक होता है सेंसस, एक सैंपलिंग। हिंदी में बोलते हैं सेंसस को जनगणना, सैंपलिंग मतलब प्रतिदर्श। अब सेंसस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है या अपनी टीम को आगे लगाता है, वो घर घर जाता है और डाटा कलेक्ट करता है, जैसे आपके घर पे जनगणना वाले आते हैं, वो सेम चीज, ठीक है, सर्वे करने आते हैं, तो वो रॉ डाटा खुद इकट्ठा करते हैं। एक होता है सैंपलिंग। अब सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे मुझे अपनी क्लास के बारे में पूछना है, मैं स्कूल में नवी गई और मुझे बच्चों से क्लास के बारे में पूछना है कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, तो मैं हर बच्चे के पास आके नहीं बोलूंगी कि भाई तू कैसे है, मतलब कि आप कैसे हो, क्या करते हो, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आते हो, नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, क्लास के बच्चे, क्लास का जो मॉनिटर होगा उसको बुलाऊंगी, उससे सारी इन्फॉर्मेशन क्लास की ले लूंगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग की। मतलब पूरे से मैं एक जने से इंफॉर्मेशन नहीं ले रही हूँ, मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक बच्चे को बुला के उससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगी, दैट इज सैंपलिंग मेथड,
ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर आएगा जो कलेक्शन ऑफ डाटा, तब उसमें हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कि ऑर्गेनाइज हम कैसे कर रहे हैं उसको। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टैली बार से या फ्रीक्वेंसी टेबल से हम क्या करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, कि मतलब बड़ा डाटा लिया उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। जैसे मैंने लिखा बॉयज कितने थे, एज जैसे 5 साल के कितने थे, 6 साल के कितने, 7 साल के, तो 5 साल के हो सकते हैं 3 हो, 6 साल के हो सकते हैं 10 हो, 7 साल के हो सकते हैं 4 हो। एक क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, टैली बार के फ्रीक्वेंसी टेबल से हम क्या करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सेकंड थर्ड बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, टेबल बना सकते हैं उसका, ठीक है, ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, तो जो हम पहले भी बात कर चुके थे। तो ये हम टूल कर रहे हैं, तो आपको ये टूल अच्छे से पता होना चाहिए। सेम बात करें फोर्थ में एनालिसिस ऑफ डाटा। तो एनालिसिस ऑफ डाटा में हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज मतलब मीन मोड मीडियन, परसेंटेज निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन निकालते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं एनालिसिस से पहुंचते हैं। थर्ड पढ़ते हैं हमारे पास एक जो हमारे पास इंटरप्रेन्योर्स था, मतलब सॉरी इंटरप्रेटेंस था, जिसको निर्वचन बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं की हम वैल्यू को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारे सांख्यिकी उपकरण थे, स्टैटिक्स टूल थे जो आपको पता होने चाहिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि स्कोप ऑफ स्टैटिक्स कि स्टडी स्टैटिक्स का या सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। तो हम इसमें 3 चीज की बात करेंगे, जैसे नेचर ऑफ स्टैटिक्स या उसकी प्रकृति कैसी है, सब्जेक्ट मैटर क्या है मतलब विषय सामग्री क्या है, और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उसका नेचर क्या है, मतलब उसकी प्रकृति क्या है। तो अगर हम बात करें प्रकृति की, तो ये हमारे पास एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, ठीक है। कभी भी आप कोई सा भी कंसेप्ट कर रहे हो, इवन इकोनॉमिक्स में नहीं, अगर आप सोलॉजी पढ़ रहे हो, होल साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी है उसमें उसके नेचर की बात करते हैं। तो नेचर में हम 2 ही चीज स्टडी करते हैं, एक उसका कि वो आर्ट्स है या साइंस है, मतलब कला है या विज्ञान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो कला और विज्ञान दोनों है। क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। अब कला कैसे है, क्योंकि हम जो स्टैटिक्स है, जो डाटा है, वो हम रियल मतलब वास्तविक जीवन से संबंधित ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि रोजगार कितने लोग हैं, बेरोजगार कितने लोग हैं, शिक्षित कितने लोग हैं, तो वो क्या है, मेरा एक कला है, ठीक है। अब विज्ञान कैसे है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हूँ कि मैंने पहले कलेक्शन ऑफ डाटा करा, फिर ऑर्गेनाइज करा, फिर प्रेजेंटेशन करा, फिर ठीक है प्रेजेंट करा उसको, फिर मैं उसके एनालिसिस पे पहुंची। तो ये क्या है, मेरा साइंस है। तो इसलिए मैं कह सकते हैं, सॉरी हम ही कह सकते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। नेक्स्ट बात करें कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब विषय वस्तु क्या है उसमें हम। तो 2 तरीके की बात करते हैं, 2 तरह के से होता है। एक होता है विवरणात्मक, मतलब जिसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, सांख्यिकी है पूरा। और निष्क्रियात्मक मतलब इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं। इसमें क्या करा हमने, जो हमारे पास स्टैटिक्स है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा कि हमने मीन निकाला, मोड निकाला, मीडियन निकाला, या प्रेजेंटेशन करा उसको, ठीक है, कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने अभी टूल पढ़े थे ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट मैटर ये होता है। सेकंड की जब हम बात करें कि निष्कर्षात्मक में क्या करते हैं, तो हम विधियां देखते हैं कि जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट हो रहा है। तो 2 ही मेथड है हमारे पास, एक सैंपलिंग और दूसरा सेंसस। क्या है हमारे पास, सेंसस मतलब जनगणना, और सेकंड हमारे पास प्रतिदर्श विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन 2 मेथड से जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा निष्कर्षात्मक संख्या सांख्यिकी। नेक्स्ट थर्ड की बात करें हम, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स मतलब सीमाएं। सीमाएं का मतलब कि एक काम वो एक सीमा के अंदर ही रह के हो सकता है। तो मतलब जो स्टैटिक्स है वो भी मतलब किसी बाउंड्री के अंदर ही है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। तो मतलब यहाँ पे हमने पहले भी कहा था कि जो सिर्फ तथ्य के समूह को ही हम स्टैटिक कहते हैं और उसी को ही स्टडी करते हैं, किसी एक वैल्यू को लेकर हम स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली मतलब हमने जब किसी एग्रीगेट पे पहुंचे, किसी तथ्य पे पहुंचे हैं, तभी हम उसको स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा स्टडी नहीं कर सकते। अगर बात करें होमोजेनिटी ऑफ डाटा, मतलब हम एक जैसे डाटा को ही स्टैटिक्स में सम्मिलित करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गरीब है इसीलिए उसकी इनकम कम है, इसीलिए उसके पास रोजगार नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। हम सिर्फ अगर रोजगार की बात करें तो उसमें एक जैसा डाटा होना चाहिए,
ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं क्लास में, तो हम उसकी हाइट को लेके ही अगर बात करें तो उसमें हम बच्चों की हाइट ही लेंगे, वजन को लेके बात नहीं करेंगे, या हम उसके मार्क्स को लेके बात नहीं करेंगे। तो डाटा हमारे पास एक जैसा होना चाहिए। सेकंड बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं वो सिर्फ एक विशेषज्ञ या एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, हर कोई इसको स्टडी नहीं कर सकता। इसीलिए हर डिपार्टमेंट पे स्टैटिक्स को स्टडी करने के लिए एक्सपर्ट हैं जो उसको स्टडी करते हैं। सेकंड लास्ट जो बात करते हैं मिसयूज है, मतलब स्टैटिक्स का क्या है, मिसयूज भी बहुत होता है। जैसे मैंने आज 2020 में कोई सेंसस किया, सेंसस हुई हमारी जो होनी थी मई में बट नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने सेंसस लिया और उसके हमने निष्कर्ष निकाले कुछ, जैसे 10 साल बाद जो हमारे पास जनगणना होती है, लेकिन मैं वही डाटा अगर 2030 में लाके दोबारा से रिप्रेजेंट कर दूं, या जो भी अगले हमारे पास जनगणना होगी तब उसके निष्कर्ष निकाल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, आज के बेस में, आज के संदर्भ में वो चीज गलत हो जाएगी, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो लास्ट हमारा है जो कंसेप्ट है कि स्टैटिक्स की जब बात कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। नहीं तो बच्चों का ये सवाल होता है कि हम स्टैटिक्स कर ही क्यों रहे हैं। तो बच्चा इसमें हमारे पास फंक्शन है, मैंने तो कुछ लिखी है, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी बुक्स इकोनॉमिक्स में या टीआर जन जो भी आपके स्कूल में रिकमेंडेड करी है उसमें और भी होंगे तो आप वो भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैं सिर्फ मैं करा रही हूँ आप वही लिखोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं और से भी मिलते तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे हम बात करें कि फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कार्य और महत्व, क्या काम होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी। तो सबसे पहले हमारे पास है आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति, मतलब हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम स्टैटिक्स के थ्रू कर सकते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट करा, उसमें हमने मीन मोड मीडियन जो भी था निकाला और हमने किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और हमारे इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम है हम उसको बता सकते हैं बाय स्टैटिक्स। नेक्स्ट, कारण और परिणाम, हम इसमें क्या करते हैं, कॉजेज और इफेक्ट देख सकते हैं कि क्या कारण है, ठीक है, कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो रही है और उसके क्या हम कर सकते हैं उसको रिलेटेड, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड बात करते हैं आर्थिक भविष्यवाणी में इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग हो सकती है कि जैसे हम बात करें कि हमारे पास मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आगे इन फ्यूचर क्या हमारे पास कंडीशन हो सकती है जॉब के रिगार्डिंग, उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग, बच्चों के उनके मेंटल एबिलिटी के बारे में, और क्या हमारे पास जो जितने भी क्राइम होते हैं, ठीक है, मतलब उन सबसे रिलेटेड बातें हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक भविष्यवाणी कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्टैटिक्स के थ्रू, ठीक है, कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर घूमेंगे, फिर हमारे पास ड्रग एडिक्शन या कुछ भी चीजें हैं कि या हमने मार्केट से रिलेटेड कोई डाटा लिया, ठीक है, शेयर मार्केट से डाटा लिया तो हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन जाएगी, कितनी अप होगी, है ना, कि गवर्नमेंट पहले ही बता देते हैं कि इस बार हमारी जीडीपी 10% इंक्रीज होगी या 2% इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हमारे जो लीडर्स हैं, जो इकोनॉमिकल प्लानर हैं, वो हमें बता पाते हैं। नेक्स्ट, नीतियों का निर्माण, अब हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, जितनी भी हमारी पॉलिसी बनती है कि किसानों को हमें कितना करना चाहिए, है ना, लड़कियों के लिए हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए, या और भी जितनी भी पॉलिसी बनी है, पंचवर्षीय योजना रख लो, 2 वर्षीय योजना रख लो, 5 ईयर प्लान जितने भी बनते हैं, तो वो क्या बनते हैं, हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं और उनसे हम स्टडी करते हैं तब हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमें बताते हैं कि ये तुम्हारा डाटा निकला है, वो हमारे लीडर्स को बताते हैं, देन वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम, और मैं कोशिश करूंगी कि हर कमेंट का जवाब दे सकूं, रिप्लाई कर सकूं। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं हमने पढ़ा बहुत था लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। बच्चा, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको चीज समझ आनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स की कुछ लैंग्वेज है जो आपको वो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम आम लैंग्वेज में हम वो चीजें नहीं लिख सकते। जैसे कई बार हम बात करते हैं, मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा है, लेकिन हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमने कोई स्टोरी पढ़ी, उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब जो इजीली समझ आ जाए, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड है बच्चा, जैसे अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र ही लिखना है हिंदी में, और मुद्रास्फीति है, ठीक, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, सिद्धांत हो गए, जैसे विवरणात्मक हमने कोई शब्द लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चों को चलो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ा हिंदी वालों को लगता है, तो लेकिन वो हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है कि उससे बच्चे हमारे मार्क्स कमा रहे हैं या उसको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो कोशिश करना थोड़े से इकोनॉमिक के वर्ड यूज कर सकें बस, ठीक है, बाकी आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। और अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है या आपके टीचर आपको कोई क्वेश्चन कराते हैं, तो सबसे पहले कंसेप्ट कोशिश करो, पहले उसको डिफाइन करो कि वो चीज है क्या। लेकिन डिफाइन करने से पहले, जैसे हमने सपोज पूछ लिया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप स्टार्टिंग ही कर देते हो लिखने से, लेकिन नहीं, पहले आपको लिखना है कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ पे एक एरो डाल के अंडरलाइन करके फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है कि आपको इकोनॉमिक्स की डिफाइन
कैसे करने हैं। और अगर उसके आप कोई फ्लो चार्ट में याद करना, जैसे हमने टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, तो इकोनॉमिक्स को सिंपल सा बार डायग्राम बनाओ, ठीक है, क्योंकि हर चीज देखने में बहुत अच्छी है लेकिन उसको प्रेजेंटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, बाकी हम बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर